जब कैथरीन बोल रही थी तब तक ब्रैंडन उठ चुका था और उसके पीछे खड़ा था। खिड़की से आती चांदनी में उसके परफेक्टली टोन्ड एब्स साफ दिख रहे थे। तुम बाहर नहीं जा रही हो? उसकी गहरी आवाज ने कैथरीन के बिखरे ख्यालों को वापस खींच लिया। कैथरीन होश में आई तो देखा कि ब्रैंडन ने सफ़ेद शर्ट पहन ली थी। उसकी नज़रों के सामने ही उसने उसकी जैकेट उठाई और बिना कुछ कहे उसके कंधों पर डाल दी। वो जैकेट थोड़ी मोटी थी। अब गर्मी का मौसम था, फिर भी उसने लंबी बाहों वाली जैकेट दी। कैथरीन के चेहरे पर उलझन देखकर ब्रैंडन ने शांत स्वर में कहा, रात को ठंड लगती है, ज्यादा पहनना बेहतर है। ये पहली बार नहीं था जब ब्रैंडन ने ऐसा किया हो। सच में, रातें दिन से ठंडी होती थी, इसलिए कैथरीन ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसे दोबारा कपड़े उतारने का झंझट नहीं चाहिए था। दोनों नीचे उतरे। ब्रैंडन ने किसी को नहीं बताया, बस का कीज उठाए और कैथरीन को साथ ले गया। एड्रेस, उसने कहा। कैथरीन ने वेदॉल द्वारा भेजा गया लोकेशन उसे फॉरवर्ड कर दिया। वो चाहती थी ब्रैंडन घर पर रहे, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसलिए कैथरीन ने चुपचाप हामी भर दी। वेदॉल का दिया एड्रेस शहर के बीचों बीच एक होटल का था। जितनी भीड़-भाड़ वाली जगह उतनी सुरक्षित। जब वे कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, कैथरीन ने वेदॉल को कॉल किया। अगले ही पल दरवाजा खुल गया। वेदॉल कुछ कहने ही वाला था कि ब्रैंडन को देखकर थम गया। पहली बार कैथरीन किसी पुरुष को साथ लाई थी। उसे पता था कि दोनों साथ हैं, पर रिश्ता इतना मजबूत होगा, ये उम्मीद नहीं थी। वेदॉल ने खुद को संभाला और दरवाजे के किनारे हटकर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। ज़ोबा कहाँ है? कैथरीन ने पूछा। उसने पीछे के कमरे की ओर इशारा किया। कैथरीन ने ब्रैंडन की ओर देखा। उसने हल्के से सिर हिलाया और पास के सोफा पर बैठ गया। कैथरीन कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो ज़ोबा बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें बंद। शायद किसी आहट से उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कैथरीन को देखते ही उसकी मुरझाई आंखों में चमक लौट आई। वो उठने की कोशिश में दर्द से कराह उठी। कैथरीन दीवार के पास खड़ी थी, उसकी आंखें किसी कीमती रत्न जैसी चमक रही थी। अच्छा है, अभी जिंदा हो, उसने ठंडी आवाज में कहा। पर ज़ोबा की खुशी कम होने की बजाय और बढ़ गई। कैथरीन, तुम जानती थी मैं घायल हूँ, इसलिए मुझसे मिलने आए हो ना? कैथरीन कुछ कहती, इससे पहले ही वो भावुक हो उठी। कैथरीन, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पता था, तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहती हो, है ना? कैथरीन ने आंखें घुमाई। जब उसने ज़ोबा को अपनी टीम में लिया था, तब वो इतनी नाटकीय नहीं थी। आखिर इसके साथ हुआ क्या है? उसने सोचा। इतनी ड्रामेटिक कब बन गई? ठीक है, अगर चल सकती हो तो बाहर आओ। कैथरीन हाथ बांधकर बाहर निकल आई। उसे बस ये देखना था कि चोट कितनी गंभीर है। अब जब पता चल गया कि चोट हल्की है, उसने पहले जरूरी काम निपटाने का सोचा, ये जानना कि किसने और क्यों उस पर हमला किया। वेदॉल तुरंत कमरे में गया और ज़ोबा को सहारा देकर बाहर लाया। उसे पता था कैथरीन अब सेफ से जुड़ा मामला उठाने वाली है। ज़ोबा ने जब कैथरीन के बगल में बैठे ब्रैंडन को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ये तो बेहद हैंडसम है, उसने मन में कहा। कुछ लोग बाहर से अच्छे लगते हैं लेकिन उनमें वो असर नहीं होता। ब्रैंडन अलग था। उसके चेहरे में न सिर्फ खूबसूरती थी, बल्कि एक ठंडी, हावी करने वाली ताकत भी थी, जो लोगों को मोहित और डरा दोनों देती थी। सबसे बड़ी बात, वो कैथरीन के पास बैठा था। ज़ोबा की नज़रों को ब्रैंडन पर टिके देखकर वेदॉल ने उसका हाथ खींचा, इशारा किया कि संभल जाए। लेकिन गलती से उसके जख्म पर दबाव पड़ा और वो दर्द से झल्ला उठी। वेदॉल, देख नहीं रहे मैं घायल हूँ, फिर भी खींच रहे हो? वेदॉल ने झल्लाकर कहा, तुम्हें यहाँ मिशन की बात करनी है, कैथरीन के बॉयफ्रेंड पर लार नहीं टिपकानी। ज़ोबा पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि उसके शब्द वहीं थम गए। उसने वेदॉल और ब्रैंडन की तरफ देखा, चेहरा हैरानी से भरा हुआ। क्या कहा तुमने? कैथरीन का बॉयफ्रेंड? वेदॉल ने जवाब नहीं दिया। जब उसने देखा कि वेदॉल चुप है, ज़ोबा ने ब्रैंडन की ओर सीधा देखा, इस बार नजरों में चाह नहीं, जिज्ञासा थी। क्या तुम सच में कैथरीन के बॉयफ्रेंड हो? ब्रैंडन ने ठंडी निगाहें उठाई, उसकी आंखें तलवार जैसी तेज थीं। उसकी नज़र से डरकर ज़ोबा एक कदम पीछे हटी। वो नज़र इतनी गहरी और हावी थी कि उससे बेचैनी हुई। उसने कभी किसी से नहीं डरी थी, पर ब्रैंडन पहली बार उसे डराने वाला था। वो कैथरीन की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में मिन्नत थी। कैथरीन, क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कैथरीन थोड़ा झुकी। ब्रैंडन ने सहजता से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। फिर उसने ज़ोबा की ओर देखा और हल्के से भान उठाते हुए कहा,
कब से मुझे तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ती है कि मैं किसे बॉयफ्रेंड बनाऊं? उसके इस ठंडे लेकिन सटीक वाक्य ने ज़ोबा के चेहरे का रंग उड़ा दिया। कैथरीन, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, वो घबराकर बकबक करने लगी। कैथरीन ने उसे घूरा, बस करो, अब काम की बात करो। ज़ोबा तुरंत चुप हो गई। विदौल ने हालात समझाने शुरू किए। तीनों गंभीरता से चर्चा में जुट गए, पर उसी दौरान कैथरीन के पीछे बैठे ब्रैंडन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। रुको जरा, कैथरीन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ब्रैंडन की आवाज़ पर तीनों का ध्यान उसकी ओर चला गया। सबकी नज़रें अपने ऊपर महसूस करते हुए भी ब्रैंडन शांत रहा। उसने ऐसी कई परिस्थितियां झेली थीं। उसने धीरे से सिर उठाया, उसकी नर्म नज़रें कैथरीन पर टिकी। क्या तुम मिस्टर एक्स का सेफ ढूंढ रही हो? कैथरीन ने सहजता से सिर हिलाया। उसने ब्रैंडन को साथ लाया था, तो अब कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मुझे एक मिशन मिला है, उसी सेफ को ढूंढना है। ब्रैंडन ने हल्की सांस ली, होठों पर एक धीमी मुस्कान थी जिससे उसका मूड समझना मुश्किल था। कैथरीन सीधी बैठी, बाहें मोड़ ली और एक आईब्राव उठाकर ब्रैंडन को देखने लगी, जैसे कह रही हो, अब सच्चाई बताओ। अगर कोई और ऐसा बर्ताव करता तो ब्रैंडन उसे सीधा नरक भेज देता, पर कैथरीन अलग थी। वो वही लड़की थी जिसके लिए उसके दिल में एक खास जगह थी। उसे उसके नखरे सहने ही पड़ते थे। अगली बार मिशन लेने से पहले मुझे बता देना, ब्रैंडन ने हल्की से कहा। उसके लहजे की बेबसी सुनकर कैथरीन को कुछ समझ आया। उसने हाथ फैलाकर कहा, दे दो। ब्रैंडन ने उसकी ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, ठीक है। अगर वो चाहे तो ब्रैंडन अपनी जान भी उसे दे सकता था, सेफ तो बस एक चीज थी। उनकी बातचीत सुनकर ज़ोबा और विदौल दोनों हैरान थे। ये दोनों पहेलियों में क्यों बात करते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, दोनों ने मन में सोचा। ज़ोबा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, जबकि विदौल अपनी जिज्ञासा रोक नहीं सका। उसने धीरे से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? कैथरीन ने मुड़कर उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, आराम करो। विदौल चौंका, आराम? लेकिन सेफ तो अभी मिला नहीं, और हमलावर कौन था ये भी नहीं पता। कैथरीन ने ठंडी आवाज में कहा, ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई खुद देने आएगा। उसके लहजे में ऐसा आत्मविश्वास था कि कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। विदौल ने चुपचाप सिर हिला दिया। अब उसे बस कैथरीन के आदेशों का पालन करना था। बात खत्म होते ही ब्रैंडन ने उसका हाथ थामा और पूछा, चलें? कैथरीन का काम पूरा हो चुका था, ज़ोबा की हालत देख ली थी और जो चीज़ चाहिए थी वो भी मिलने वाली थी। अब लौटना ही ठीक था। चलो, उसने कहा और उठ खड़ी हुई। ब्रैंडन ने वह कोट उठाया जो कैथरीन ने कमरे में आते ही उतार दिया था और उसे उसके कंधों पर रख दिया। पहन लो, उसकी आवाज में नरमी थी, पर आदेश भी। कैथरीन ने थोड़ी झिझक के बाद कोट पहन लिया। उसे आज्ञाकारी देखकर ब्रैंडन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मैं का स्टार्ट करता हूँ, तुम नीचे आ जाना। ठीक है, कैथरीन ने धीमे से कहा। उसे पता था कि ब्रैंडन जानबूझकर उसे विदौल और ज़ोबा से बात करने का समय दे रहा है, क्योंकि दोनों के चेहरों पर सवाल साफ झलक रहे थे। जैसे ही ब्रैंडन बाहर गया, विदौल तुरंत कैथरीन के पास आ गया। कैथरीन, आखिर हुआ क्या है? जरा समझाओ तो सही। उसके जिज्ञासु चेहरे को देखकर कैथरीन मुस्कुरा दी। उसे याद आया कि लोग विदौल को कोल्ड फेस्ड विदालिस्ट कहते थे, जिसका मतलब था निर्दयी, शांत और निष्ठुर व्यक्ति। पर इस वक्त उसे देखकर कैथरीन को लगा, जिसने ये नाम रखा था या तो अंधा था या बेवकूफ, क्योंकि इस समय सामने खड़ा आदमी तो गॉसिपी विदालिस्ट लग रहा था। उसने ज़ोबा की ओर देखा और पाया कि उसके चेहरे पर तो विदौल से भी ज्यादा जिज्ञासा झलक रही थी। कैथरीन ने मन ही मनाह भरी, मुझे ये दो बेवकूफ कैसे मिल गए? ठीक है, मामला उतना उलझा नहीं जितना तुम सोच रहे हो, उसने कहा। अब सेफ ढूंढने की जरूरत नहीं, ब्रैंडन के लोग ही उसे ले गए हैं। विदौल को सब समझ में आ गया। अब उसे स्पष्ट हो गया कि कैथरीन ने ब्रैंडन से कुछ मांगने की बात क्यों की थी, वो सेफ ही था। ज़ोबा तो सुनकर दंग रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना पावरफुल है कि वो सेफ छीन ले ब्रैंडन और मुझसे? उसने हैरानी से कहा। विदौल ने उसे घूरा, लड़की क्या खुद की तारीफ कर रही हो? ज़ोबा ने गुस्से में पलटकर कहा, तो क्या तुम्हें लूज़र कह दूं ताकि तुम्हें खुशी मिले? विदौल चुप रह गया। कैथरीन हल्के से मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं चलती हूँ। वो उठी और पूरे संतुलन के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही ज़ोबा का चेहरा उतर गया। वो सोफा पर बैठ गई और बड़बड़ाई, कैथरीन इतनी जल्दी क्यों चली गई? बात करने का मौका भी नहीं मिला। विदौल ने थककर सांस ली। वो जानता था
ज़ोबा पूरी तरह कैथरीन की फैनगर्ल थी। वो निकलने ही वाला था कि ज़ोबा ने पुकारा, रुको। विदॉल ने मुड़कर पूछा, अब क्या? ज़ोबा खड़ी हो गई और बोली, तुमने अब तक नहीं बताया कि कैथरीन का बॉयफ्रेंड आखिर है कौन? कहाँ से आया? उसके चेहरे से साफ था कि वो जवाब पाए बिना मानेगी नहीं। विदॉल ने कहा, बस करो अब गॉसिपिंग। खुद कैथरीन को भी शायद नहीं पता कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ से आया है, तो मुझे क्या पता होगा? उसे लगा ये जवाब उसे शांत कर देगा, पर वो महिलाओं को कम समझ बैठा था। उसके इतना कहते ही ज़ोबा की आंखें चमक उठीं। उसने विदॉल का हाथ पकड़ लिया और पूरी तरह जोश में आ गई। उसकी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो घायल है। ओह माय गॉड, क्या ये वही रोमांचक लव स्टोरी है, एक दूसरे का पास न जानकर साथ रहना और धीरे धीरे सीक्रेट्स खोलना? कितना थ्रिलिंग। कैथरीन वाकई कमाल है, उसे बॉयफ्रेंड ढूंढने का तरीका भी सबसे अलग है। ज़ोबा के चेहरे पर दीवानगी थी, पर वो ब्रैंडन के लिए नहीं, कैथरीन के लिए थी। विदॉल ने उसे किनारे किया और मन में बड़बड़ाया, इन औरतों को क्या हो गया है? ये मिस्ट्री लव वाली बातें इन्हें रोमांटिक लगती हैं। शायद मैं सच में बुरा हो गया हूँ, या फिर अब मुझे प्यार की समझ नहीं रही। अगली सुबह पैक्सटन अपने आदमियों के साथ स्टाइल यूनिवर्सिटी के पास वाले अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गया। फ्रांसिस और कालो दरवाजे पर खड़े थे, सुबह से ठंडी हवा झेलते हुए। आखिरकार घंटों बीत जाने के बाद कालो से रहा नहीं गया। बातूनी कालो सबसे पहले बोला, पैक्सटन, आखिर चल क्या रहा है? हमें यहाँ खड़े हुए लगभग 5 घंटे हो गए हैं। क्या अब अंदर नहीं जा सकते? सुबह के 7 बजे से लेकर अब लगभग दोपहर हो चुकी थी, लेकिन पैक्सटन ने अब तक दरवाज़ा खोलने का इशारा नहीं किया था। लॉक्स्टन की सुबह ठंडी और दोपहर की धूप तपती हुई, दोनों का सामना करना सच में एक सज़ा जैसा लग रहा था। पैक्सटन ने झुंझला कर कालो की ओर देखा, फिर अपनी कलाई की घड़ी पर नज़र डालते हुए धीमे स्वर में बोला, थोड़ा सब्र रखो, बस आधा घंटा और, तब तो दोपहर हो जाएगी। कालो ने चिढ़कर कहा। पैक्सटन की आवाज़ ठंडी पड़ गई। तो क्या हुआ, थक गए हो? क्या चाहो तो तुम्हें रावनलॉथ की खान में भेज दूं? उसकी धमकी सुनते ही कालो डर गया। वहां की खानों में इस वक्त कौरी काम कर रहा था, पूरा कोयले जैसा काला हो गया था बेचारा। वहां की हालत बहुत खराब थी और कालो वहां जाने का नाम भी नहीं लेना चाहता था। कुछ महीने पहले रावनलॉथ के राजा ने कैथरीन को एक सोने की खान दी थी। सोना जल्दी निकालने के लिए ब्रैंडन ने कौरी को वहां भेजा था। जगह वीरान थी और हालात बहुत कठिन। पैक्सटन की धमकी के बाद कालो तुरंत शांत हो गया। असल में पैक्सटन के भीतर भी गुस्सा भरा था। पिछली रात ब्रैंडन ने उसे सजा के तौर पर पूरी रात खड़ा रखा था और अब सुबह से यहाँ इंतजार करने भेज दिया। उसे खुद शिकायत करने का वक्त नहीं मिला, तो कालो को क्या हक था शिकायत करने का? अगर फ्रांसिस और कालो ने अपना काम ठीक से किया होता तो आज ये सज़ा नहीं भुगतनी पड़ती। ब्रैंडन का आदेश था कि वो सुबह 7 बजे यहाँ मौजूद रहे। अब दोपहर हो गई थी, फिर भी अंदर बुलावा नहीं आया था। पैक्सटन समझ गया था कि ये इंतज़ार भी सज़ा का ही हिस्सा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंदर कमरे में गर्मियों की धूप कैथरीन की कोमल त्वचा पर गिर रही थी। गर्मी के एहसास से वो हल्की सी करवट लेकर जागी। नींद भरी आंखों से बोली, क्या टाइम हुआ है? उसकी आवाज़ नींद से भरी और थोड़ी भारी थी, मगर उसमें एक प्यारी सी मिठास थी। आवाज़ सुनकर ब्रैंडन मुस्कुरा उठा। उसने उसकी कमर के चारों ओर हाथ डाला और उसे पास खींच लिया। लगभग दोपहर हो गई है, चाहो तो थोड़ा और आराम कर लो या फिर लंच कर लें। कैथरीन ने आधी नींद में सिर हिलाया। उसे भूख नहीं थी। सुबह ब्रैंडन ने खुद नाश्ता लाकर उसे खिलाया था। अभी बस 4 घंटे ही हुए थे। मैं उठ जाऊंगी, लेकिन लंच नहीं करना, उसने कहा। ब्रैंडन ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है। वो बिस्तर से उठकर खिड़की तक गई और आलस भरे अंदाज में खिंचाई ली। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी। 3 जाने पहचाने चेहरे दिखे। वो पल भर रुकी और ब्रैंडन की ओर मुड़कर बोली, पैक्सटन और उसके दोनों भाई नीचे खड़े हैं, क्या उन्हें अंदर नहीं बुलाना चाहिए? ब्रैंडन ने सिर हिलाकर हामी भरी और फ़ोन निकालकर दरवाज़ा अनलॉक कर दिया। क्लिक। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े तीनों ने राहत की सांस ली। अभी अभी डांट खा चुके कालो ने कोई हरकत नहीं की, जबकि पैक्सटन ने आत्मविश्वास से दरवाज़ा खोला और अपने साथियों को लेकर अंदर आ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लिविंग रूम में कैथरीन सोफे पर बैठी फ़ोन पर खेल रही थी। ब्रैंडन किचन में व्यस्त था। फ्रांसिस और कालो ने अंदर कदम रखा तो दंग रह गए। उनका बॉस एप्रन पहनकर फलों को काट रहा था। कालो का मुंह खुला का खुला रह गया।
पैक्सटन शांत रहा, उसने पहले भी ब्रैंडन को इससे भी ज्यादा कोमल रूप में देखा था। ब्रैंडन ने फल काटकर प्लेट में सजाए और कैथरीन के पास बैठ गया। उसने फोक से उसे एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा, लंच बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा फल खा लो। कैथरीन ने प्लेट में सजे सुंदर फलों को देखा और मुस्कुराई। एक टुकड़ा खाया, स्वाद बढ़िया था। ब्रैंडन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर संतुष्ट हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र तीनों भाइयों पर पड़ी, उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। कालो डर के मारे लगभग पीछे हट गया। वो सोचने लगा, बॉस का मिस कैथरीन के लिए अलग ही रुख है, और हमारे लिए ये बर्फ जैसी ठंडक क्यों? पैक्सटन ने जल्दी से हाथ में रखा सेफ मेज पर रख दिया। बॉस, ये वही सेफ है जो आपने मंगवाया था। ब्रैंडन ने सिर हिलाया। फ्रांसिस ने रिपोर्ट देना शुरू किया। बॉस, रेक्सनहाइम के लोगों के अलावा एक और रहस्यमयी ताकत भी इस सेफ की तलाश में है। उनके पास काफी पावर है। कालो ने तुरंत जोड़ा, और मिशन में एक औरत भी थी, उसके फाइटिंग स्किल्स कमाल के थे। फोन पर गेम खेलती कैथरीन ने ये सुनकर मोबाइल नीचे रखा और कालो की तरफ देखा। उसकी नज़र पड़ते ही कालो घबरा गया। मिस स्वॉन, मतलब उसके स्किल्स अच्छे थे लेकिन आपसे कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी बात पर कैथरीन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। कालो को लगा उसने खुश कर दिया। तभी कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, सही कहा तुमने, उसे मैंने ही ट्रेन किया था, मुझसे कंपेयर तो हो ही नहीं सकता। कालो की आंखें फटी रह गईं। आपने उसे ट्रेन किया? वो आपकी ही आदमी है। कैथरीन ने कुछ नहीं कहा, बस ब्रैंडन की ओर देखा। ब्रैंडन ने टेबल से सेफ उठाया और कैथरीन को दे दिया। वो तुरंत बोली, मुझे एक लैपटॉप दो। पैक्सटन भागकर स्टडी रूम गया और लैपटॉप लेकर लौटा। कैथरीन ने उसे लिया और तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करने लगी। उधर बाकी तीनों अब जाकर समझ पाए, जिस रहस्यमयी ताकत से वो लड़ रहे थे, असल में वो खुद कैथरीन स्वॉन ही थी। सिर्फ 10 मिनट में कैथरीन ने वो सेफ खोल दिया। पैक्सटन, फ्रांसिस और कालो उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठे थे। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं कि कोई समझ भी नहीं पाया वो क्या टाइप कर रही है, और तभी क्लिक, सेफ खुल गया। तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए, जैसे किसी जादू का कमाल देख लिया हो। वहीं दूसरी तरफ ब्रैंडन दीवार से टिके खड़ा था, चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए। आखिर उसकी गर्ल कमाल की थी, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बिल्कुल अनबीटेबल। सेफ खुलने के बाद कैथरीन ने अंदर का सारा सामान बड़े ध्यान से निकाला। सब कुछ सही होने की तसल्ली कर ली, फिर फोन उठाकर ज़ोबा को कॉल किया। मिशन पूरा हो चुका था। इसके बाद उसने वो कीमती सेफ ऐसे ही एक तरफ फेंक दिया जैसे कोई मामूली चीज हो। उसकी ये बेपरवाही देखकर पैक्सटन, फ्रांसिस और कालो दंग रह गए। उन्हें पता था कि कैथरीन की फाइटिंग स्किल्स कितनी जबरदस्त हैं, लेकिन अब तो उन्हें यकीन हो गया, ये लड़की हैकिंग और टेक में भी किसी एक्सपर्ट से कम नहीं। उन्हें मालूम था कि ये सेफ खोलना आसान नहीं था, नहीं तो रेक्सनहाइम के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पूरा सेफ उठा ले जाने की कोशिश क्यों करते। वो एस्कना में इसे नहीं खोल पाए थे, इसलिए इसे अपने देश ले गए ताकि एक्सपर्ट्स किसी तरह इसे क्रैक कर सकें। लेकिन यहाँ कैथरीन ने इसे कुछ ही मिनटों में खोल दिया। कालो हैरानी से घुटनों पर बैठ गया। अनबिलीवेबल, यू आर सीरियसली अमेजिंग। कैथरीन ने उसे एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। उसे कालो का ओवरड्रामेटिक रिएक्शन मजेदार लगा। इनफ फ्लैटरी, उसने हंसते हुए कहा। चलो अब गेम खेलते हैं। वो इन दिनों एक टीम बैटल गेम खेल रही थी, 2 टीमों की टक्कर, स्ट्रैटेजी, एक्शन और एड्रेनालिन से भरा। स्कॉर्पियन आइलैंड पर भी वो कालो और फ्रांसिस के साथ ये गेम खेल चुकी थी। दोनों की स्किल्स पैक्सटन से कहीं बेहतर थीं, और चूंकि अभी वो बोर्ड थी, उसे लगा क्यों न थोड़ा फन कर लिया जाए। कालो का चेहरा चमक उठा। सीरियसली, वाओ, दैट्स कूल, लेट्स प्ले। उसने तुरंत फोन निकाला और कैथरीन के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो गया। फ्रांसिस अभी भी हिचकिचा रहा था, तो कालो ने उसे हल्का सा ठोकर मारते हुए कहा, क्या कर रहा है यार, कैथरीन का ऑर्डर नहीं सुना क्या? फ्रांसिस ने ठंडी नजर डाली, इतनी तेज कि कालो तुरंत चुप हो गया। फिर उसने धीरे से ब्रैंडन की तरफ देखा, जैसे इजाजत मांग रहा हो। पैक्सटन ने उसकी हालत देखकर सिर हिलाया। कितना सिंपल है ये फ्रांसिस, समझ नहीं पाता कि बॉस अब कैथरीन के चाम में पूरी तरह डूब चुके हैं। अगर वो कहे कि गेम खेलो, तो ब्रैंडन खुद उसे टीम बना देगा। अगर कहे लड़ो, तो हमें बांधकर उसके सामने पेश कर देगा। ब्रैंडन के सटल इशारे के बाद फ्रांसिस ने भी फोन निकाला और ऑनलाइन कनेक्ट हो गया। वो खुद भी थोड़ा एक्साइटेड था, आखिर कैथरीन के साथ गेम खेलना हमेशा थ्रिल भरा होता था। कुछ ही सेकंड में तीनों ऑनलाइन जुड़ गए। गेम शुरू हो गया।
उनके हाई लेवल अकाउंट्स की वजह से उन्हें सीधे सर्वर के टॉप 10 प्लेयर्स के साथ मैच कर दिया गया। ये कोई आम मैच नहीं था, यहाँ दुनिया के बेस्ट प्रोफेशनल गेमर्स खेलते थे। उन्हें हराना आसान नहीं था। कालो ने जैसे ही ओपोनेंट की इद देखी, वो एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ा, OMG, ये तो सर्वर का टॉप रैंक प्लेयर है, अब मजा आएगा। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी सब लोग भी क्यूरियोसिटी में पास आ गए। सब जानते थे कि कैथरीन गेम में गजब की प्लेयर है, लेकिन आज सामने था टॉप चैंपियन, वो खिलाड़ी जिसने पिछले साल प्रोफेशनल लीग जीती थी। लोगों ने सांसें रोक ली, क्योंकि अब ये सिर्फ एक गेम नहीं, एक असली मुकाबला था। कैथरीन स्वॉन वीज द नंबर 1 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही ज़ोबा कमरे में दाखिल हुई, वो वहीं ठिठक गई। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बीच में कैथरीन सोफे पर बैठी थी और उसके चारों ओर कुछ जवान लड़के जमा थे। सबकी नज़रें एकदम टिकी हुई थी कैथरीन के फ़ोन पर। ज़ोबा ने विदॉल को हल्का सा धक्का दिया। ये क्या चल रहा है? विदॉल ने आंखें घुमाई। सच कहे तो पिछले कुछ दिनों में वो इतने बार आंखें घुमा चुका था कि अब तो मसल ट्विच होने लगा था। क्या चल रहा है? साफ नहीं देख रहा क्या? कैथरीन गेम खेल रही है, उसने कहा, नज़रें स्क्रीन से हटाए बिना। वो ये रोमांचक नज़ारा मिस नहीं करना चाहता था, जहां कैथरीन अपने ओपोनेंट्स को एक एक कर धूल चटा रही थी। इस वक्त गेम अपने फाइनल राउंड में था। कैथरीन अकेली रह गई थी और उसके साथ फ्रांसिस और कालो की टीम के बाकी दोनों खिलाड़ी पहले ही बाहर हो चुके थे। अब मैदान में बस 2 लोग थे, कैथरीन और सर्वर का टॉप रैंक खिलाड़ी हीरो, जो गोल्डन स्टार प्रोफेशनल लीग का स्टार प्लेयर था, देश का सबसे बेहतरीन मोबाइल गेमर माना जाता था। वो कई बार एस्किना की ओर से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल चुका था। किसी ने नहीं सोचा था कि आज एक कैजुअल मैच में उसका मुकाबला कैथरीन जैसी किसी अननोन प्लेयर से होगा, लेकिन अब यही हो रहा था। एक प्रोफेशनल चैंपियन बनाम एक रहस्यमयी प्लेयर, कैथरीन स्वॉन। हीरो ने फिलहाल बेटर पोजीशन ले रखी थी, वो सर्कल के बीच में था, उसे पॉइजन जोन से डर नहीं था। वहीं कैथरीन बिल्कुल किनारे पर, उसके पास सिर्फ 10 सेकंड थे, पॉइजन फैलने वाला था और सामने कोई कवर नहीं। अगर वो भागी तो मर जाएगी, अगर रुकी तो भी हार जाएगी। इस बीच गोल्डन स्टार की ट्रेनिंग सेंटर में उनके बाकी टीममेट्स भी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे। जेरी ने अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाई हुई थी और बोला, कैप, हम जीत जाएंगे ना? वो सर्कल में घुसेगी तो अपनी पोजीशन रिवील कर देगी और तब तो वो खत्म। फिर हंसते हुए बोला, पर मानना पड़ेगा, ये ओपोनेंट बहुत टफ है। यकीन नहीं होता कि कोई रैंडम प्लेयर इतनी डेंजरस निकल सकती है। पूरा कमरा खामोश हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक कैजुअल मैच इतना इंटेंस बन जाएगा। अब सारा भरोसा सिर्फ अपने कप्तान हीरो पर था। हीरो की निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं। वो अंदर से जानता था इस बार उन्होंने ओपोनेंट को हल्के में लेकर गलती की है। वो सोचकर आए थे कि कुछ नूब्स को हराकर मजा लेंगे, और अब हालत ये थी कि एक एक करके पूरी टीम मिट चुकी थी। भले ही उसे जीत का भरोसा था, लेकिन ये बात साफ थी, ये मैच उनके लिए शर्म की बात थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। कैथरीन ने हथियार उठाए। अब वो पीछे नहीं हटने वाली थी। उसे पता था कि हीरो उसकी पोजीशन ट्रैक कर चुका है। वो उसे नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे महसूस था कहाँ, किस दिशा में वो है। उसने बैकपैक से कुछ स्मोक ग्रेनेड्स निकाले और चारों तरफ फेंक दिए। जैसे ही स्मोक उठा, उसकी पोजीशन रिवील हो गई और वो जानती थी कि अब मुकाबला शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ हीरो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। गेम ओवर, उसने फुसफुसाया और ट्रिगर दबा दिया। गोलियां चली। एक बुलेट कैथरीन के कंधे को छूती हुई निकल गई। वो झुकी, पलटी और बिजली की रफ्तार से एम बदलते हुए पलटवार किया। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर विक्ट्री की आवाज गूंजी और नाम चमका, कैथरीन स्वॉन विनर। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। जेरी चीख पड़ा, व्हाट? नो वे, वो चीट कर रही होगी। कोई बलिस्टिक दिखा ही नहीं। ये बग है गेम में। वो गुस्से से कुर्सी लात मारकर उठा, पर हीरो शांत था। उसने बस इतना कहा, इट्स द VSS। विदॉल ने सुना तो हैरान रह गया। VSS स्नाइपर, पर कोई बेवकूफ़ ही होगा जो फाइनल में वो गन उठाए। उसकी डैमेज कम है, एक्यूरेसी भी घटिया, फिर भी उसने उससे जीत ली। हीरो स्क्रीन पर ओपोनेंट का इट देखता रहा, छोटा, सादा, लेकिन खतरनाक। उसने चैट बॉक्स खोला और एक लाइन भेजी, ग्रेटर देन, आर यू अ प्रोफेशनल प्लेयर? गेम खत्म होने के बाद कैथरीन ने नोट किया कि चैट में रेड डॉट चमक रहा है। उसने खोला, मैसेज देखा और बिना जवाब दिए बंद कर दिया। फोन एक तरफ फेंकते ही कमरे में तालियों और चीखों की बौछार हो गई।
कालो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। कैथरीन, सुपर, कैथरीन, यू आर माई आइडल, तुमने हीरो को हरा दिया। अनबिलीवेबल, कहने की जरूरत नहीं थी, पूरा सर्वर हीरो को जानता था। वो खिलाड़ी था जो कभी नहीं हारा, और आज उसे हराया था एक ऐसी लड़की ने जो प्रोफेशनल भी नहीं थी। कमरे में हर कोई कैथरीन को ऑ में देख रहा था, रिस्पेक्ट, शौक और एडमिरेशन, सब कुछ एक साथ। इस सारी एक्साइटमेंट के बीच ज़ोबा ने होंठ फुलाते हुए कहा, कैथरीन, सबने खेला, बस मैं रह गई। अब एक और राउंड खेलो ना, मैं भी ज्वाइन कर लूं। कैथरीन ने टेबल से डॉक्यूमेंट्स उठाए और हल्के से ज़ोबा के सिर पर मारा। मिशन खत्म होने से पहले नहीं। ज़ोबा ने मुंह बनाया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स संभाल कर बैग में रख लिए। ठीक है कैथरीन, वादा करो मिशन खत्म होते ही तुम मेरे साथ एक राउंड खेलोगी, ओके? कैथरीन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। ज़ोबा ने इसे हाँ मान लिया। वो पूरी उम्मीद से भर गई कि अगली बार वो कैथरीन के साथ टीम बनाएगी। लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसकी नज़र फ्रांसिस पर पड़ी। वो कोने में खड़ा था, चुपचाप। ज़ोबा की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वो उंगली उठाकर चिल्लाए, तू ही था ना, वही जिसने मुझ पर हमला किया था। कमरा एकदम शांत हो गया और सबकी नज़रें अब फ्रांसिस पर थीं। ज़ोबा अचानक जोर से चिल्लाई, जिससे सब लोग चौंक गए। फ्रांसिस ने धीरे धीरे सिर उठाया और शांत नज़रों से ज़ोबा की ओर देखा। उसे कैथरीन से पहले ही पता चल चुका था कि जिस व्यक्ति से वो लड़ा था, वो कैथरीन की साथी थी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो लड़की इतनी खूबसूरत होगी। उसके बाल चमकते हुए बैंगनी लाल रंग के, उसकी बेपरवाह और बोल्ड शख्सियत की तरह ही नजर आ रहे थे। ज़ोबा ने देखा कि फ्रांसिस उसे ध्यान से देख रहा है, तो झल्लाकर बोली, क्या देख रहे हो? पहले कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? ज्यादा घूरोगे तो आंखें निकाल लूंगी। फ्रांसिस के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। वो जानता था कि ज़ोबा भले ही तेज मिजाज की लगे, पर उसे डराने वाले हालात से वो परे था। पास ही खड़े कालो से रहा नहीं गया। उसने फ्रांसिस की तरफदारी करते हुए कहा, तुम कैथरीन के सामने खुद को ब्यूटी कहने की हिम्मत कर रही हो, और वैसे भी इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? हमें बहरा समझा है क्या? कालो की बात सुनते ही ज़ोबा का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। क्या बोला तूने, बदतमीज? थप्पड़ मार दूं क्या? कालो भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने ठंडे लहजे में कहा, मार के देख। दोनों एकदम बच्चों की तरह झगड़ने लगे। पैक्सटन ये सब देखकर सिर पकड़कर रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथी इतने बचकाने क्यों हैं। उसने चुपके से कैथरीन की ओर देखा, डर था कहीं ब्रैंडन की सबसे प्यारी इंसान नाराज न हो जाए। कैथरीन साइड में टिककर खड़ी थी, उसका सिर ब्रैंडन के कंधे पर टिका हुआ था। वो पूरी शांति से ज़ोबा और कालो का झगड़ा देख रही थी। जब पैक्सटन ने देखा कि कैथरीन के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। ज़ोबा का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने कालो को लड़ाई की चुनौती दे दी। हालांकि कालो डंकन भाइयों में सबसे कम समझदार था, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़बरदस्त थी, कॉरी के बाद दूसरे नंबर पर। कुछ ही मूव्स में ज़ोबा को एहसास हो गया कि वो कालो के सामने टिक नहीं पाएगी। तभी कैथरीन की ठंडी लेकिन सख्त आवाज़ गूंजी, बस करो, सिर्फ 2 शब्द, और दोनों तुरंत रुक गए। कैथरीन अपने लोगों के लिए बेहद प्रोटेक्टिव थी, वो किसी को भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाने देती थी। ज़ोबा समझ गई कि कैथरीन जानबूझकर उसे बचा रही थी। वो बहुत खुश हुई, और ज़रा भी शर्मिंदा नहीं। वो कालो की ओर देखकर भौहें उठाकर बोली, मानो कह रही हो, देख, अब मैं सेफ हूँ। कालो थोड़ा जल गया। उसने सोचा, कभी मुझे भी कोई ऐसे प्रोटेक्ट करे तो कैसा लगेगा। ज़ोबा अब कैथरीन के पास आए, चापलूसी भरे लहजे में बोली, कैथरीन, यू अमेजिंग, तुमने इतनी जल्दी मिशन पूरा कर लिया। कैथरीन ने शांत स्वर में जवाब दिया, पूरा नहीं किया, डिलीवर किया। और सच में ब्रैंडन के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वो कैथरीन को जो चाहे दे सकता था। कैथरीन ने ब्रैंडन की ओर देखा। वो तुरंत खड़ा हुआ और चला गया, उसके साथ पैक्सटन, फ्रांसिस और कालो भी। अब कैथरीन ने ज़ोबा को अगला काम देने का फैसला किया। उन्होंने तिजोरी का सामान हासिल कर लिया था, अब उसे सुरक्षित वापस पहुंचाना असली चुनौती थी। ऊपर दूसरे माले की स्टडी में ब्रैंडन अपनी कुर्सी पर बैठा था, सामने डंकन ब्रदर्स खड़े थे। फ्रांसिस ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी, बॉस, मुझे लगता है मिस स्वॉन के साथ जो 2 लोग थे, वो अब नहीं हैं। जैसे ही हम नॉर्थवेस्ट वाले वेयरहाउस पहुंचे, वो तुरंत वहां आ गए। अगर हम थोड़ा भी देर करते, तो वो सेफ मिस स्वॉन के हाथ लग चुकी होती। फ्रांसिस के लिए बॉस जो तय करे वही सही था।
लेकिन अगर मिशन फेल हो जाता तो बात अलग थी। उसके बोलते ही कालो ने जोड़ा, बॉस, हमें ऊपर से खबर मिली है कि हमारे अलावा नॉर्थ सबर्ब्स वाले अबैंडन फैक्ट्री के कोऑर्डिनेट सिर्फ हैकर अलायंस के पास हो सकते हैं। क्या ये दोनों लोग उसी ग्रुप के हैं? कालो को समझ नहीं आता था कि उनका बॉस कैथरीन पर इतना भरोसा क्यों करता है। वो एक पहेली थी, किसी को नहीं पता कि वो असल में कौन है। और अजीब बात यह थी कि ब्रैंडन को उसे लेकर कोई जांच करने की जरूरत ही नहीं लगती थी। बॉस, आप सच में उसे इन्वेस्टिगेट नहीं करने वाले? कालो ने फिर पूछा। ब्रैंडन ने कंप्यूटर से नजर उठाए और कालो की ओर ठंडी नजरों से देखा। वो नजर भले ही शांत थी, पर कालो का खून जम गया। फ्रांसिस ने चुपके से उसे पैर से ठोकर मारी, सुधर जा। कालो को अपनी गलती समझ में आ गई। वो तुरंत ब्रैंडन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बॉस, मुझसे गलती हो गई। ब्रैंडन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। कालो, लगता है मैंने तुम्हें बहुत आज़ादी दे दी। अब तुम अपने सीनियर्स पर सवाल उठाने लगे हो। ये एक ही लाइन कालो के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ आ गया कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। चाहे कैथरीन के पीछे जो भी ताकत हो, वो उनके बॉस की औरत थी, फ्यूचर मिसेस डंकन। उसके बारे में गलत बोलना यानी अथॉरिटी को चुनौती देना। बॉस, माफ कर दो, सजा दो, लेकिन माफ कर दो, कालो ने हाथ जोड़कर कहा। ब्रैंडन का चेहरा अब भी सख्त था। कॉरी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दे रहा है। तुम अगले 3 महीने उसकी जगह रहोगे। सजा सुनते ही कालो ने राहत की सांस ली। रावनलॉक में माइनिंग मुश्किल काम था, लेकिन कोर्ट ऑफ पनिशमेंट भेजे जाने से तो बहुत बेहतर था। थैंक यू बॉस, मैं कल निकल जाऊंगा। पैक्सटन और फ्रांसिस ने भी राहत की सांस ली। आखिर वो सब बचपन से भाई जैसे थे, कोई नहीं चाहता था कि कालो को कड़ी सजा मिले। पैक्सटन ने पूछा, बॉस, जब कॉरी वापस आएगा तो उसे कासिया में रखेंगे या लॉक्सटन में? लॉक्सटन, ब्रैंडन ने बिना सोचे जवाब दिया। कॉरी और कालो में फर्क था। कालो लड़ाइयों के लिए बेहतर था, लेकिन कॉरी बिजनेस में माहिर था। उसे लॉक्सटन में भेजकर डंकन फैमिली के काम संभालने देना और पैक्सटन की मदद करवाना एक समझदारी भरा फैसला था। साथ ही कालो को एक सबक भी मिल जाएगा। नीचे कैथरीन बिना किसी हिचक के काम बांट रही थी। ज़ोबा को लगा कि कैथरीन ब्रैंडन से कुछ बातें छिपा रही है, लेकिन अब तो वो बिल्कुल बेफिक्र दिख रही थी। ज़ोबा ने धीरे से पूछा, कैथरीन, तुम्हें डर नहीं लगता कि ऊपर वाले सब सुन लेंगे? कैथरीन ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। किस बात का डर? असल में उसने ब्रैंडन को इसलिए बाहर भेजा था क्योंकि उसे ज्यादा लोगों की मौजूदगी पसंद नहीं थी। जहां तक ब्रैंडन की बात थी, उसे इन चीजों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। डंकन परिवार की ताकत इतनी थी कि वो जो चाहे पता लगा सकता था। ज़ोबा अब भी हैरान थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, कैथरीन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? उसके आसपास के लोग बहुत पावरफुल लगते हैं। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए सच बताया, वो डंकन फैमिली का मुखिया है और रेड स्टार का लीडर। ज़ोबा पूरी तल्लीनता से कैथरीन के दिए नए मिशन पर काम कर रही थी। उसे किसी और चीज के लिए वक्त ही नहीं था, न गॉसिप के लिए, न फालतू बातों के लिए। छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और कैथरीन अब दोबारा कॉलेज लौट आई थी। बियरट्रस के जाने के बाद हॉस्टल का कमरा पहले से ज्यादा खुला और सुकून भरा लग रहा था। जैसे ही कैथरीन कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा अमीलिया कुर्सी पर पांव रखे बैठी थी और उसके सामने लैपटॉप पर कोई लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। आवाज सुनकर अमीलिया ने सिर घुमाया, कैथरीन को देखा और उत्साह में हाथ हिलाया। कैथरीन, तुम प्लेयरअननोन स्टॉर्म्स खेलती हो क्या? कैथरीन ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, हाल ही में वो ये गेम खेल रही थी। अमीलिया, जो हमेशा इज़ाबेला को बुकवर्म कहकर चिढ़ाती थी, अब बेहद एक्साइटेड थी। जैसे ही उसे पता चला कि कैथरीन भी वही गेम खेलती है, वो तुरंत अपने नए आइडल की तारीफों के पुल बांधने लगी। कैथरीन, तब तो तुम जरूर उसे जानती होगी हीरो। वो इस गेम का टॉप प्लेयर है। नेट पर उसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, न सिर्फ इसलिए कि वो गेम में कमाल है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो सुपर हैंडसम है। फैंस उसे गेमिंग अडोनिस कहते हैं। अमीलिया ने इतना जोश दिखाया कि लगा अभी स्क्रीन के अंदर से उस लड़के को खींचकर कैथरीन के सामने खड़ा कर देगी। कैथरीन ने उसकी इस हाइपर एक्टिविटी को देखते हुए एक नज़र स्क्रीन की तरफ डाली। वाकई स्क्रीन पर एक बेहद हैंडसम चेहरा दिख रहा था। नुकीली थोड़ी, शार्प फीचर्स, उभरी हुई नाक, एकदम परफेक्ट और आकर्षक। कैथरीन की नज़र टेबल पर रखे नेमप्लेट पर पड़ी हीरो। पिछले कुछ दिनों से उसी नाम का एक प्लेयर बार बार उसे गेम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा था।
लेकिन कैथरीन ने कभी स्वीकार नहीं किया था। वो किसी अनजान को कभी फ्रेंड नहीं बनाती थी। कैथरीन की बेरुखी के बावजूद अमीलिया का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। वो हीरो की तारीफ में बोलती ही जा रही थी। कैथरीन, तुम्हें पता है, हीरो सिर्फ गेमिंग में नहीं, पढ़ाई में भी बहुत स्मार्ट है। वो भी हमारी ही यूनिवर्सिटी में है, स्टाइल यूनिवर्सिटी। सुना है उसे इस साल एडमिशन मिला है, और क्योंकि वो इंटर यूनिवर्सिटी गेमिंग कंपटीशन में जा रहा है, उसे फिजिकल ट्रेनिंग से छूट भी मिल गई। Isn't that cool? कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे ऐसे गेमिंग आइडल्स में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अमीलिया का उत्साह देखकर उसे बस आराम करने की इच्छा हो रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गोल्डन स्टार ट्रेनिंग सेंटर में हीरो के टीममेट्स ने देखा कि वो अब भी अपने फोन को एकटक घूरे जा रहा है। कैप, उस मिस्टीरियस प्लेयर ने तुम्हारी रिक्वेस्ट अब तक एक्सेप्ट नहीं की क्या? हीरो ने भौहें सिकोड़ ली, पर कुछ कहा नहीं। उसने कई बार रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो ये भी देख चुका था कि वो प्लेयर कई दिनों से ऑनलाइन नहीं आई थी। गेम रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि उसने इस सीजन में बस कुछ दर्जन मैच ही खेले थे, जैसे कोई प्रोफेशनल नहीं, बल्कि कोई नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर हो। हीरो के लिए, अगर वो आम प्लेयर भी थी, तो भी उसका गेम प्ले असाधारण था। अगर वो टीम में आ जाए, तो जीत की संभावना कई गुना बढ़ सकती थी। हीरो की परेशानी देखकर उसके एक साथी ने कहा, कैप, उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। हीरो ने तुरंत सिर उठाया, तुम जानते हो वो कौन है? टीममेट हंस पड़ा, अरे नहीं, अगर मैं ऐसे कमाल के प्लेयर को जानता तो रोज शेखी बघारता। लेकिन स्टाइल यूनिवर्सिटी में जेकब है, जो कंप्यूटर जीनियस है। अगर हम उस प्लेयर का आईपी ट्रेस कर लें, तो उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। फिर उसे ढूंढना आसान होगा। हीरो को ये बात सही लगी। हाँ, ये थोड़ा प्राइवेसी में दखल था, लेकिन इतनी टैलेंटेड प्लेयर को ढूंढने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने तुरंत खड़ा होकर कहा, मैं जेकब से बात करने जा रहा हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्टाइल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में अलार्म की आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत हुई। हमेशा की तरह इज़ाबेला सबसे पहले उठी, फिर अमीलिया और आखिर में कैथरीन। हालांकि कैथरीन सबसे बाद में उठती थी, लेकिन तैयार सबसे पहले हो जाती थी, स्मार्ट, तेज और बिल्कुल एफिशिएंट। जैसे ही वो निकलने लगी, अमीलिया ने पीछे से पुकारा, कैथरीन, रुक जाओ। कैथरीन ने मुड़कर देखा। अमीलिया ने एक किताब उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारी बुक है, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आई थी। कैथरीन ने नीचे देखा, किताब ली और धीरे से बोली, थैंक्स। आमतौर पर ये काम रोनन करता था। कैथरीन ने तो कभी खुद अपनी किताबें लेने की ज़रूरत नहीं महसूस की थी। लॉयल्टी एकेडमी में उसका बैग हमेशा ड्रॉअर में रखा होता था, सब विषयों की किताबों के साथ। लेकिन कॉलेज में क्लासेस अलग अलग होती थी, इसलिए हर सब्जेक्ट की किताब खुद ले जानी पड़ती थी। अगर अमीलिया याद न दिलाती, तो कैथरीन शायद बिना किताब के ही क्लास चली जाती। कैथरीन के जाते हुए साय को देखकर अमीलिया मुस्कुरा दी। उसने इज़ाबेला की तरफ मुड़कर कहा, बेला, तुम्हें नहीं लगता कैथरीन का एक अलग ही ऑरा है? उसने जब थैंक्स कहा ना, वो इतनी कूल लगी। इज़ाबेला हंस पड़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल पागल, अब क्लास के लिए निकल, लेट नहीं होना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैथरीन नीचे पहुंची तो देखा रोनन पहले से वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक खूबसूरत लंच बॉक्स था। वो तेजी से आगे बढ़ा और बोला, कैथरीन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट। लंच बॉक्स का ढक्कन ट्रांसपेरेंट था और अंदर नजर आ रहा था कैथरीन का पसंदीदा खाना। हर चीज उसके टेस्ट के मुताबिक थी। कैथरीन ने लेते हुए पूछा, तुमने खाया? रोनन तुरंत बोला, हाँ। असल में वो सुबह 5 बजे उठ गया था, सिर्फ उसके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए। उसे पता था कैथरीन को कैंटीन का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए उसने तय किया कि अब वो कॉलेज में भी उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखेगा। जहाँ तक उसकी बात थी, वो खुद बाद में एक उबला अंडा खा लेगा। तभी उसकी नज़र कैथरीन के हाथ में पकड़ी किताब पर पड़ी। वो चौंक पड़ा। कैथरीन, तुम खुद अपनी किताबें लेने गई थी? उसे तो पता ही नहीं था कि किताबें स्टूडेंट्स को खुद जाकर लेनी पड़ती हैं। अपने दोस्त से सुनकर उसने कैथरीन की क्लास में जाकर उसकी किताबें भी उठाई थीं। कैथरीन ने किताब उठाई और बोली, अमीलिया लेकर आई थी। रोनन के चेहरे पर थोड़ा सा खींच थी। उसका काम किसी और ने कर दिया था, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी हुई। कैथरीन के रूममेट्स अच्छे थे और उसकी केयर करते थे। वो मुस्कुराया और बोला, कैथरीन, मैं तुम्हारे साथ क्लास तक चलता हूँ। रोनन ने अपनी क्लास शेड्यूल देखने से पहले ही कैथरीन की क्लास शेड्यूल पता कर ली थी।
वो खुद कैथरीन से बेहतर जानता था कि आज उसकी कौन कौन सी क्लासेस हैं। कैथरीन उस दिन थोड़ी जल्दी हॉस्टल रूम से निकल गई थी। क्लास शुरू होने में अभी 10 मिनट से ज्यादा थे, इसलिए उसने आराम से अपना ब्रेकफास्ट किया। रोनन ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैथरीन, क्या तुम सच में यहाँ 4 साल पढ़ने का प्लान बना रही हो? शुरू में तो उसे लगा था कि कैथरीन बस कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस लेने आई है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वो सच में एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह बिहेव करने लगी है। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैथरीन के दिमाग में चल क्या रहा है। कैथरीन के लिए बेस में रिसर्च और प्रोजेक्ट्स में दिन बिताना और कॉलेज जाना दोनों लगभग एक जैसे थे। उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ से कोई शिकायत नहीं थी और फिलहाल वो कुछ बदलने का इरादा नहीं रखती थी। देखते हैं आगे क्या होता है, फ्यूचर किसने देखा है, उसने शांत स्वर में कहा। रोनन ने बिना सोचे सिर हिलाया, क्योंकि कैथरीन जो भी कहती थी वो हमेशा उससे अग्री करता था। कैथरीन ने पेस्ट्री का आखिरी टुकड़ा खाया, हाथ टिश्यू से पोंछे और खड़ी हो गई। क्लास शुरू होने वाली है, चलो जल्दी करो। उसकी परवाह देख रोनन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और बोला, डोंट वरी कैथरीन, मैं लेट नहीं होऊंगा। पहली क्लास लेने वाले थे यूनिवर्सिटी के सबसे फेमस प्रोफेसर मार्शल हार्टली। EIE डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स उनकी क्लास का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब कैथरीन क्लासरूम में दाखिल हुई तो वहां पहले से ही भीड़ लगी थी। उसका अंदर आना जैसे पूरे कमरे की नजरों का केंद्र बन गया। उसका एरोगेंट लेकिन खूबसूरत चेहरा और वो कॉन्फिडेंट प्रेजेंस, भले ही वो लोकी रहना चाहती थी, लेकिन उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। अमीलिया पहले से क्लासरूम में बैठी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन उससे पहले निकलेगी, लेकिन बाद में पहुंचेगी। उसने तुरंत हाथ उठाकर आवाज लगाई, कैथरीन, इधर आओ। आवाज सुनकर कैथरीन सीधे उसकी तरफ बढ़ी और उसके पास जाकर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, अमीलिया ने उत्सुकता से पूछा, कैथरीन, तुम तो मुझसे पहले निकली थी ना, फिर देर कैसे हो गई? कैथरीन ने शांति से जवाब दिया, ब्रेकफास्ट कर रही थी। अमीलिया ने थोड़ा ईर्ष्या भरे अंदाज में कहा, लकी यू कैथरीन, मैंने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, अब तो भूख से जान निकल रही है। कल से मुझे भी मॉर्निंग में उठा देना प्लीज। कैथरीन ने उसे देखा और हल्के से कहा, तुम तो मुझसे पहले उठती हो। अमीलिया ने सिर खुजाते हुए मुस्कुराया, वेल, अब से जल्दी रेडी हो जाऊंगी। असल में उस दिन अमीलिया उठ तो गई थी, लेकिन सुबह की सुस्ती के कारण ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई थी। कैथरीन ने अपनी पॉकेट से कुछ चॉकलेट्स निकाली और डेस्क पर रख दी। लो, ये खा लो। ये चॉकलेट्स उसे ब्रैंडन ने दी थी ताकि जब उसका शुगर लेवल लो हो तो वो एनर्जी ले सके, और टेस्ट में भी कमाल की थी। अमीलिया ने झिझके बिना एक चॉकलेट उठा ली और मुंह में डाल ली। पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, ओह माय गॉड, ये चॉकलेट तो बहुत टेस्टी है। वो उत्सुकता से बोली, कैथरीन, ये कहाँ से खरीदी? मैं भी लूंगी। कैथरीन ने कंधे उचका दिए, पता नहीं, एक दोस्त ने दी थी। अमीलिया ने तुरंत अपना फोन निकाला और चॉकलेट का फोटो सर्च करने लगी। अब तो ऐप्स में इमेज रिकॉग्निशन सब कुछ ढूंढ लेती है। जब रिजल्ट आया तो अमीलिया की आंखें फटी रह गईं। पैकेट पर लिखा प्राइस देखकर उसका गला सूख गया। वो चॉकलेट 3 अंकों की कीमत की थी और कैथरीन ने उसे लगभग 8 चॉकलेट्स दे दी थी। मतलब कुल मिलाकर हजारों की मिठास उसके सामने रखी थी। अमीलिया को अपनी बात याद आई। वो तो कह रही थी कि उसे भी खरीदनी है। शर्मिंदगी से चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन कैथरीन ने उसकी हालत पर हंसी नहीं उड़ाई। यही बात उसे दिल छू गई। थोड़ा सोचकर अमीलिया ने बची हुई चॉकलेट्स कैथरीन की तरफ बढ़ा दी। कैथरीन, मैं नहीं ले सकती, ये बहुत महंगी हैं। कैथरीन ने एक भान ऊपर उठाए। महंगी? अमीलिया ने सिर हिलाया। हाँ, ये अटास्का ब्रांड की हैं, बहुत एक्सपेंसिव। अब समझ आया इतना स्वाद क्यों है। कैथरीन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अब तो बहुत हाई क्वालिटी कॉपीज भी आती हैं, रख लो। अमीलिया ने मन ही मन सोचा, कॉपीज, इतनी परफेक्ट टेस्ट वाली, लेकिन कुछ बोली नहीं। थोड़ी ही देर में क्लास की बेल बज गई। कैथरीन ने चॉकलेट्स वापस नहीं ली, तो अमीलिया ने उन्हें सावधानी से अपनी पॉकेट में रख लिया। तभी ही उसकी क्लैक क्लैक आवाज क्लासरूम के बाहर गूंजी और एक ग्रेसफुल फिगर अंदर दाखिल हुई। हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचिंग असिस्टेंट जेडा फेसर। आज स्टायर यूनिवर्सिटी में आपकी पहली क्लास है और मुझे अफसोस है कि प्रोफेसर हार्टली फिलहाल अपने एक्सपेरिमेंट में व्यस्त हैं, इसलिए आज की क्लास वो नहीं ले पाएंगे। कैथरीन ने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने नाम सुना जेडा, उसका सिर उठ गया।
जेडर की नज़र भी उसी पल उस पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और एक पल के लिए माहौल थम गया। जेडर के चेहरे पर हैरानी झलक उठी। फिर वो भौहें चढ़ाकर बोली, क्लास शुरू होने वाली है। जो लोग यहाँ से रिलेटेड नहीं हैं, वो बाहर जाएं। उसकी नज़र अब भी कैथरीन पर टिकी थी। शुरू में बाकी स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जेडर क्लास शुरू नहीं कर रही थी, तो सबकी नज़र उसी दिशा में गई। EIE क्लासमेट यूनियन की टेम्पररी प्रेसिडेंट सोफिया मिला खड़ी हुई और गिनती करके बोली, मैम, आज सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, कोई एब्सेंट नहीं है। कैथरीन शांत बैठी रही, चेहरे पर जरा भी बेचैनी नहीं थी। उसे बस ये जानना था कि जेडर अब क्या करने वाली है। अमीलिया ने महसूस किया कि जेडर की नज़रें बहुत हॉस्टाइल थीं। वो खुद को रोक नहीं पाए और बोली, जेडर, क्या आप सोचती हैं कि कैथरीन हमारी क्लास की स्टूडेंट नहीं है? वो तो प्रोफेसर हार्टली की पर्सनली रिक्रूटेड स्टूडेंट है कासिया से। उनके लिए तो प्रोफेसर हार्टली ने पेनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से पब्लिक में बहस तक की थी। अगर वो हमारी क्लास में नहीं है, तो फिर कौन है? जैसे ही ये बात खत्म हुई, जेडर का चेहरा एकदम उतर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मार्शल ने जिसे पर्सनली रिक्रूट किया था, वो कैथरीन थी। और उस पल क्लासरूम का माहौल अचानक भारी हो गया। एक अनकही टेंशन हवा में तैरने लगी। जेडर अब खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसने पहले भी सुना था कि प्रोफेसर मार्शल हार्टली को एडमिशन के दौरान एक बेहद प्रतिभाशाली स्टूडेंट मिली थी, और उन्होंने उसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी से प्रैक्टिकली छीन लिया था। मार्शल ने साफ कहा था कि वो इस स्टूडेंट को अपने रिसर्च ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। जेडर सालों से मार्शल के साथ थी। पहले साल से लेकर अब तक हर प्रोजेक्ट, हर काम में उसने उनकी मदद की थी। उसका परिवार फेसर फैमिली भी मार्शल की लैब में भारी इन्वेस्टमेंट कर चुका था। इस साल आखिर उसे मौका मिलने वाला था लैब में ऑफिशियली एंट्री लेने का। लेकिन अब ये सुनना कि कैथरीन को जगह मिल गई है, वो मान ही नहीं पा रही थी। ईर्ष्या और गुस्से ने जेडर की सोच पर पर्दा डाल दिया था। उसने कैथरीन की तरफ तिरछी नज़र से देखा और तंज कसते हुए बोली, आजकल तो हर कोई खुद को हाईलाइट करने के लिए ड्रामा करता है। कौन जानता है कि तुम वही स्टूडेंट हो या बस खुद ही कहानी बना ली है। जेडर की बात सुनते ही माहौल बदल गया। लोगों की नज़रें अचानक कैथरीन पर टिक गईं। कुछ स्टूडेंट्स जेडर की बातों में आ भी गए। अमीलिया ने बेचैनी से कैथरीन का स्लीव पकड़ लिया। कैथरीन, तुम्हें कुछ कहना चाहिए। अगर तुमने अभी क्लैरिफाई नहीं किया, तो आगे मुश्किल हो सकती है। कैथरीन वैसे तो कुछ समझाने का मूड में नहीं थी, लेकिन जेडर का चेहरा बस बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। जेडर को अपने आसपास लोगों की बातें सुनकर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वो चाहती थी कि कैथरीन की रेप्यूटेशन वहीं खत्म हो जाए। तभी अचानक कैथरीन खड़ी हुई। उसकी नज़रें सीधी जेडर की आंखों से मिली। जेडर भी पीछे नहीं हटी, थोड़ी मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? सच सुनकर गुस्सा आ गया। कैथरीन का चेहरा एकदम काम था। उसने ठंडे लहजे में कहा, ये स्टाइल यूनिवर्सिटी है जेडर, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना सीखो। खुद को यहाँ क्लाउन बनाकर शर्मिंदा मत करो तुम। जेडर का चेहरा लाल पड़ गया। वो बोलना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। अमीलिया ने भी महसूस किया कि जेडर जानबूझकर कैथरीन को टारगेट कर रही है। जेडर का वो घमंडी रवैया सबको चुभ रहा था, इसलिए अमीलिया ने भी कैथरीन का साथ दिया। एग्जैक्टली, ये स्टाइल यूनिवर्सिटी है जेडर, यहाँ कोई रूमर ज्यादा देर टिकता नहीं। और वैसे भी प्रोफेसर हार्टली ने सिर्फ एक स्टूडेंट को कासिया से पर्सनली रिक्रूट किया है, और वो है कैथरीन। कैथरीन और अमीलिया की बातों ने जेडर को चुप करा दिया। उसका चेहरा उतर गया। अभी कुछ देर पहले वो गुस्से में कुछ भी बोल गई थी, पर अब उसे कैथरीन का जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और सटीक लगा। माहौल भारी हो गया था। कैथरीन नहीं चाहती थी कि उसकी पर्सनल लड़ाई से बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो। उसने शांत स्वर में कहा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। पहली क्लास है, टाइम खराब मत करें। बाकी स्टूडेंट्स ने भी सहमति में सिर हिलाया। सबने जेडर से कहा, मैम प्लीज क्लास शुरू कीजिए। जेडर स्टाइल यूनिवर्सिटी की सीनियर थी, मार्शल के साथ लंबे वक्त से जुड़ी थी। वो टॉप स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन फ्रेशमैन को बेसिक्स पढ़ाना उसके लिए मुश्किल भी नहीं था। असल में वो आज के दिन सबके सामने अपनी अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस दिखाना चाहती थी, पर कैथरीन ने कुछ ही मिनटों में उसकी सारी प्लानिंग तहस नहस कर दी। पहली क्लास अधूरी सी रही। बेल बजते ही जेडर ने जल्दी से अपना सामान उठाया और एम्बैरसमेंट छिपाते हुए क्लासरूम से निकल गई। जैसे ही वो गई, स्टूडेंट्स के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई।
अरे, कहा तो गया था कि प्रोफेसर हार्टली के रिसर्च ग्रुप में सिर्फ टॉप टियर स्टूडेंट्स ही जाते हैं। तो फिर ये जेडर इतनी एवरेज क्यों लग रही थी? किसी ने जवाब दिया, शायद वो प्रोजेक्ट में ज्यादा फोकस करती हो। हर कोई वर्ड्स में अच्छा नहीं होता। जो रिसर्च ग्रुप में जाते हैं वो एवरेज तो हो ही नहीं सकते। तभी एक और स्टूडेंट बोला, तुम्हें पता है, जेडर फेसर फैमिली की बेटी है, लॉक्स्टन की एक बहुत पावरफुल फैमिली। फेसर्स ने प्रोफेसर हार्टली की लैब में काफी पैसा लगाया है। इतना कहकर वो स्टूडेंट मुस्कुराया। बाकियों को खुद ही समझ आने लगा कि मामला क्या है। अमीलिया तुरंत कैथरीन के पास आई, गॉसिप करते हुए बोली, तो यही वजह है कि जेडर इतनी एरोगेंट थी। फेसर फैमिली से है वो। अमीलिया भी लॉक्स्टन की रहने वाली थी, तो उसने फेसर फैमिली का नाम पहले सुना हुआ था। शहर की सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक। अब ये एरोगेंस समझ में आ गया। कैथरीन ने बस हल्के से कहा, चलो डॉम वापस चलते हैं। अमीलिया ने देखा कि कैथरीन इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसने भी और कुछ नहीं कहा। दोनों साथ में बाहर निकलने लगी। जैसे ही क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंची, उन्हें सोफिया ने रोक लिया। वो याई क्लासमेट यूनियन की टेम्पररी प्रेसिडेंट थी। अभी फिजिकल ट्रेनिंग खत्म हुई थी और ऑफिशियल इलेक्शन एक हफ्ते बाद होना था। तब तक सोफिया ही एक्टिंग प्रेसिडेंट थी। सोफिया की हाइट थोड़ी कम थी। अमीलिया को उससे बात करते हुए हल्का झुकना पड़ता था। अमीलिया ने पूछा, क्या हुआ सोफिया? सोफिया मुस्कुराई, तुम दोनों को क्लासमेट यूनियन ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है क्या? कैथरीन शांत खड़ी रही। उसकी कोल्ड ऑरा के कारण कोई भी सीधे उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। सोफिया ने भी उसकी तरफ देखना अवॉइड किया और पूरी बात अमीलिया से कही। अमीलिया ने तुरंत कहा, सॉरी, नो इंटरेस्ट। मैंने हाई स्कूल में 3 साल एकेडमिक रैप रहकर देख लिया है, अब बस। लेकिन सोफिया ने हार नहीं मानी। वो मुस्कुराते हुए बोली, देखो, क्लास में लड़कियां बहुत कम हैं। अमीलिया, मैंने तुम्हारा रैकेट देखा है। 3 साल तक एकेडमिक रिप्रेजेंटेटिव रहना कोई छोटी बात नहीं। तुम साइन अप क्यों नहीं कर लेती? फिर उसने कैथरीन की तरफ देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, और कैथरीन, मुझे लगता है लर्निंग एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटर का पोजीशन तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। कैथरीन कुछ बोली नहीं, तो सोफिया ने धीरे से जोड़ा, मैंने तुम्हारा डांस कंपटीशन वाला वीडियो देखा है। तुम्हारे मूव्स अमेजिंग थे, और वो वैरायटी शो भी। ऑड्री तुम्हारी सिस्टर है ना, वही सुपरस्टार। ये सुनते ही अमीलिया लगभग उछल पड़ी। ओ माय गॉड, सच में? कैथरीन, तुम्हारी सिस्टर एक फेमस स्टार है, और तुम खुद भी इतनी टैलेंटेड। अमीलिया ने तो सीनियर ईयर में पूरे साल सैट की तैयारी की थी। फोन तक छूने का वक्त नहीं था। अब ये सुनकर वो जेन्युइनली एक्साइटेड थी। कैथरीन ने कुछ नहीं छिपाया। शो में आने के बाद वैसे भी सबको पता चल चुका था। उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। अमीलिया इतनी खुश हुई कि लगभग कूदने लगी। सोफिया ने हंसते हुए कहा, अमीलिया, तुम्हारे पास तो कैथरीन के साथ पूरा समय होगा एक्साइटेड होने का। अब मेरी थोड़ी मदद कर दो, कैथरीन को मनाओ ना। फिर उसने कैथरीन की तरफ देखा और बोली, कैथरीन, प्लीज इलेक्शन में हिस्सा लो। मुझे सच में लगता है कि लर्निंग एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटर के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। कैथरीन ने शांत नजरों से सोफिया की तरफ देखा और बस 2 शब्द कहे, नॉट इंटरेस्टेड। इतना कहकर वो बिना कुछ और बोले सीधी क्लासरूम से बाहर चली गई। कैथरीन को जाते देख अमीलिया ने सोफिया की तरफ देखा, आंखें झपकाईं और बोली, क्लास मॉनिटर, आप किसी और को ढूंढ लो, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओ गॉटा गो, बाय। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी कैथरीन के पीछे भागी। कैथरीन, डिनर में अभी टाइम है, चलो थोड़ा कैंपस घूम लेते हैं या सीधे डॉम में चलते हैं। कैथरीन ने बिना रुके जवाब दिया, डॉम में चलते हैं। उसे कैंपस घूमने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। स्टाइल यूनिवर्सिटी आने से पहले ही उसने पूरे कैंपस का मैप देख लिया था, हर बिल्डिंग, हर ब्लॉक, सब याद कर लिया था। अमीलिया सुबह से क्लास में थी, थोड़ी थक भी चुकी थी। उसने हामी भरी, ठीक है, चलो शॉर्टकट से चलते हैं, बीच वाले कॉरिडोर से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। कैथरीन ने सिर हिलाया और बाईं ओर मुड़कर एक छोटी पात पकड़ ली। वो रास्ता बॉटेनिकल गार्डन से होकर जाता था, यूनिवर्सिटी के नॉर्थ वेस्ट कोने में बना हुआ। वहां से होकर जाने से सच में थोड़ा टाइम बचता था। कैथरीन तेज चल रही थी, लंबे कॉन्फिडेंट कदमों के साथ। अमीलिया को प्रैक्टिकली दौड़ना पड़ रहा था उसके साथ चलने के लिए। कैथरीन की पेस पकड़ने की जल्दी में अमीलिया को नीचे की जमीन का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक उसका पैर एक सूखी ट्री ब्रांच पर पड़ा और वो फिसलकर कैथरीन से जा टकराए।
अमीलिया के जोरदार धक्के से कैथरीन थोड़ा आगे लड़खड़ा गई और उसी वक्त सामने से कोई और आ रहा था। अगले ही पल ढेर सारे पेपर्स हवा में उड़ने लगे, जैसे बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिरते हैं। अमीलिया ने खुद को संभाला और सामने का नज़ारा देखकर उसका चेहरा उतर गया। वो तुरंत कैथरीन के पास गई। कैथरीन, यू ओके? कैथरीन ने सिर हिलाया और सामने खड़े व्यक्ति की तरफ मुड़ी। वो शख्स नीचे झुका हुआ था, जल्दी जल्दी जमीन से अपने पेपर्स समेट रहा था। कैथरीन और अमीलिया दोनों नीचे झुकी, पेपर्स उठाकर उसकी तरफ बढ़ाए। जैसे ही उस आदमी ने सिर उठाया, कैथरीन को देखा, वो ठिठक गया। अमीलिया भी पहचानते ही दंग रह गई। उसकी आवाज़ कांपने लगी। प्रोफेसर हार्टली, कैथरीन ने संयम से कहा। प्रोफेसर हार्टली। मार्शल अपने हाथों में डॉक्यूमेंट्स लिए किसी एक्सपेरिमेंट के डेटा में गहरे डूबे हुए चल रहे थे। अचानक ये टक्कर हुई और उनका मूड एकदम खराब हो गया। मार्शल वैसे भी पुराने स्कूल के गंभीर साइंटिस्ट थे, जिनके लिए रिसर्च ही जिंदगी थी। उनका सख्त चेहरा देखकर अमीलिया का दिल एक पल को रुक गया। इतना लापरवाही से क्यों चल रही थी आप लोग? ध्यान रखा करो, मार्शल ने ठंडी आवाज में कहा। अमीलिया की गलती थी, उसने तुरंत सिर झुकाया। आई एम सॉरी प्रोफेसर हार्टली, ये मेरी गलती थी। आगे से ऐसा नहीं होगा। मार्शल अपने पेपर्स को ठीक करने में लगे रहे, एक नज़र भी नहीं उठाई। बस हाथ हिलाकर इशारा किया कि जाओ। उन्हें डांटने का समय नहीं था, बस काम पर लौटना था। लेकिन कैथरीन की नज़र उनके हाथों के डेटा पर पड़ी और एक ही नज़र में उसने गड़बड़ी पकड़ ली। वो शांत आवाज़ में बोली, प्रोफेसर हार्टली, यहाँ देखिए, ये डेटा एक्स्ट्रा है। मार्शल के हाथ थम गए। उन्होंने ध्यान से वहाँ देखा, फिर भौहें सिकोड़ लीं। कुछ सेकंड तक गौर से देखने के बाद वो बोले, वेट अ सेकंड। उन्होंने जेब से पेन निकाला और वहीं खड़े खड़े कैलकुलेशन शुरू कर दिया। कैथरीन चुपचाप खड़ी रही, धैर्य से इंतजार करती रही। अमीलिया हैरान थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो हिल भी नहीं सकी। आधा घंटा बीत गया। मार्शल ने 3 बड़े पेपर भर दिए और जब सिर उठाया, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। जो आदमी हमेशा सीरियस रहता था, जो कभी मुस्कुराता तक नहीं, आज उसके चेहरे पर जेन्युइन एक्साइटमेंट थी। वो जल्दी से कैथरीन के पास आए, हाथ में वो 3 पेपर लिए हुए। तुम्हारा नाम कैथरीन है, सही? कैथरीन ने सिर हिलाया। मार्शल की आंखों में चमक थी। तुम्हें कैसे पता चला कि ये डेटा एक्स्ट्रा है और कैलकुलेशन में एरर है? 3 दिन से वो इसी डेटा में फंसे थे, नींद तक नहीं ली थी, बार बार वही कैलकुलेशन दोहरा रहे थे। अगर किसी ने उन्हें बाहर जाकर थोड़ा फ्रेश एयर लेने की सलाह न दी होती, तो शायद वो अब भी लैब में ही बंद होते। और अब एक स्टूडेंट ने कुछ सेकंड में वो चीज़ पकड़ ली जिसे वो 3 दिन में नहीं ढूंढ पाए थे। कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, प्रोफेसर हार्टली, जब मैं आपकी मदद कर रही थी पेपर्स उठाने में, तभी आपकी कैलकुलेशन पर नजर गई और गलती दिख गई। मार्शल की आंखें फैल गईं। बस ऐसे ही, इतनी जल्दी? उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरानी और खुशी के बीच खो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंधेरे में अचानक एक रोशनी जला दी हो। कैथरीन, मेरे साथ चलो लैब में, हम साथ मिलकर इस प्रॉब्लम पर काम करेंगे। स्टाइल यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट सिर्फ इसलिए इस डिपार्टमेंट में आए थे क्योंकि वो मार्शल जैसे प्रोफेसर के साथ रिसर्च करना चाहते थे। अमीलिया ये सुनकर एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। ये मौका तो किसी के लिए सपना होता। लेकिन कैथरीन हमेशा की तरह काम और कंपोज रही। उसने बिना झिझक कहा, फिलहाल नहीं प्रोफेसर हार्टली, मुझे अब डॉम वापस जाना है। मार्शल एक पल को स्टन रह गए और अमीलिया बस उसे देखती रह गई। क्योंकि जहां बाकी लोग सपनों के पीछे भागते हैं, कैथरीन ने एक बार फिर दिखा दिया वो बाकी सब जैसी नहीं थी।